सरफेस पे। मान लीजिए यह रफ सरफेस है, ठीक है, क्या है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस है बेटा, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यू दिया रहेगा। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो न्यू है, दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, जो कि 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता। अच्छा, एक ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, F है। बी कंसंट्रेट, बहुत अच्छा एनालिसिस करने जा रहा हूं, और यहां के बाद आपको फ्रिक्शन से कहीं से क्वेश्चन उठा लो सब बन जाएगा। इसके बाद फ्रिक्शन से आप कहीं से क्वेश्चन उठा लो बन जाएगा। बेटा अरे सरफेस रफ है और ब्लॉक और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यह सरफेस रफ है और ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो रिलेटिव मोशन अगर होगा तो रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, तो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। हम अर्थ के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि हम अर्थ के बारे में ज्यादातर हमें यूज नहीं आती है। हाँ, अर्थ की जगह पर कोई और ब्लॉक रहता तब फिर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता, लेकिन रफ अर्थ है तो इसलिए हम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसका फ्री बॉडी देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, यह एक्सटर्नल फोर्स होगा, यह फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यह m होता है, यह mg होगा, और यह नॉर्मल होगा। अच्छा, अगर अर्थ के बारे में बात करें तो देखिए यह नॉर्मल होगा जो कि बता चुका हूं, यह फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बोलिए हाँ या ना, बोलिए बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। हाँ लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, लिखते चलिए ताकि मैं थोड़ा सा फास्ट चलूं। ये एक्सटर्नल फोर्स है इधर, या फ्रिक्शनल फोर्स है, या नॉर्मल है, या वेट फोर्स है। ब्लॉक के ऊपर यह फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक इसके अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट, और यह नॉर्मल फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट। दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट फोर्स। चल इरेज करो बेटा, इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो, 1 मिनट जल्दी करिए, थोड़ा फास्ट। ये सब हो गया। बढ़ो आगे। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन डिफरेंट सिचुएशन। टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन डिफरेंट सिचुएशंस। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। मान लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सपोज किया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू 5 न्यूटन है। बात समझ में आ रहा है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? गाड़ी या व्हीकल्स जस्ट स्टार्ट होना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जस्ट स्टार्ट होना मतलब किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हो, दिया अब जाके जब स्टार्ट, अब मतलब अब मूव करेगी, तो उस सिचुएशन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ सर। पक्का ना? हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले वह कोई भी गाड़ी मूव नहीं करेगी,
चलिए ध्यान देना, यहाँ पे सिचुएशन पे ध्यान देना। अच्छा, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे अगर बैलेंसिंग हो या अनबैलेंसिंग हो? अगर बैलेंसिंग होगी तो F माइनस एफ इक्वल टू एम ए, अनबैलेंसिंग केस में, हाँ या ना? फ्रिक्शनल फोर्स इधर, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, हाँ या ना? बोलिए तो। Yes, sir. अनबैलेंसिंग केस में। और बैलेंसिंग केस में F माइनस एफ इक्वल टू 0। क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? यह किसका है? अनबैलेंसिंग केस। लिखना है तो लिख लेना, अनबैलेंसिंग। और ये कौन सा केस है? बैलेंसिंग केस। बढ़े आगे ना बेटा। ये कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है? पूर्वा, पूर्वा, बेटा पूर्वा, आवाज आ रही है मेरी? बोल नहीं रहा है सब, क्या बात है? नहीं है ये? अदिति, अदिति, Yes, sir. लिमिटिंग फ्रिक्शन का को और क्या कर सकते हैं? कौन सा फोर्स है? हाँ, नॉर्मल फोर्स में और फ्रिक्शन में कॉमन क्या है? नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स में कॉमन क्या है? बता सकते हैं? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द नॉर्मल फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स? बता सकते हैं? Adjusting. हाँ, यही चाह रहा था। सेल्फ एडजस्टिंग दोनों होता है। नॉर्मल फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेकंड कॉमन है कि यह दोनों कांटेक्ट फोर्स पे लगता है, दोनों कांटेक्ट फोर्स पे लगता है। थर्ड कॉमन क्या है? दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है। बताया गया है ना बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. चलिए, अब मान लिया कि एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाया, तो बताइए यह सिस्टम मूव करेगी? No, sir. मैंने दो चार्ट बनाते हैं, समझते हैं चार्ट बना के। यह फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और इधर क्या लिखे? ए। चलेगा ना, हाँ या ना? एक्सेलरेशन। Yes. अब बताइए जब 1 न्यूटन फोर्स हमने लगाया तब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ, ये बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अरे बताओ ना। अभी तो बोल रहा है तू लोग। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। मतलब जितना एक्सटर्नल लगेगा उतना ही Frictional leverage. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब वह 1 न्यूटन लगा तो ये भी 1 न्यूटन। ये बात समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का? अरे बोलो ना पक्का। Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। पक्का ना? Yes, sir. चलिए, ये भाई रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा लेक्चर। 2 न्यूटन, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 2 Newton. 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. 3 न्यूटन, बोलो। 3 Newton. एक्सेलरेशन 0. 4 न्यूटन। 4 Newton. 4 4 न्यूटन। Newton. एक्सेलरेशन 0. 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। 5 Newton. एक्सेलरेशन 0. पक्का? यहां तक क्लियर हो? Yes, sir. 6 न्यूटन। अब बताओ
अब बताओ। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। अब उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। यहां तक तो बैलेंसिंग केस था ना। यस सर। यहां पे अनबैलेंसिंग, क्योंकि F माइनस F इक्वल टू M में, याद है ना अभी बताए थे। M का वैल्यू कितना लोगे, मान लो 1 kg सपोज, कितना आ जाएगा बेटा, A इक्वल टू, जल्दी बता दो, F माइनस F अपॉन M। सही है बेटा, हाँ या ना। यस सर। F कितना है 6 न्यूटन, 5 न्यूटन अपॉन मास 1 kg, कितना आ गया जल्दी बता दीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो। यस सर। अरे बोलो ना भाई। यस सर। यस सर। यह कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। यस सर। पक्का। एक्चुअल में इसके बाद इसका वैल्यू घट जाता है, उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो अलग दिया रहता है क्वेश्चन में, लेकिन चलो मैं 5 ही न्यूटन लेके चलता हूं। 8 न्यूटन, 7 न्यूटन भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसलिए मैंने 8 न्यूटन चलेगा ना। अब बताइए क्या होगा। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकेंड। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं। यस सर। यहां से इसको इरेज करो, ये वाला टर्म इरेज कर दो, इसको यहां पे लिखना है तो लिख लो, A इक्वल टू F माइनस F अपॉन M। इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन का, एंड देन काइनेटिक फ्रिक्शन। हो गया। इरेज करूं। यस सर। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है काइनेटिक से। इसका अगर ग्राफ बनाओगे ऐसे जाता है। यह होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस लिख दो चलेगा, इसको म्यू एस लिख दो, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और यह
म्यू एल लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और यह म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और यह एंगल कहलाता है फ्रिक्शन एंगल लेम्डा। क्या कहलाता है? फ्रिक्शन एंगल लेम्डा। इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन एंगल, और लेम्डा इक्वल टू होता है, क्या होगा?